नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और कह सकते हैं काफी अहम फैसले पर गहराई से बात करेंगे। जी, ये केस है अन्ना वामन भालेराव बनाम महाराष्ट्र राज्य। हाँ, फैसला आया 12 सितंबर 2025 को। हाँ। हमारे पास इसका सोर्स सीधे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ इस केस को समझना नहीं है, बिल्कुल। बल्कि ये भी देखना है कि कैसे ये मामला जमानत याचिकाओं में जो देरी होती है ना, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो बड़ा मुद्दा है, उस पर रोशनी डालता है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मामला है क्या, कहाँ से शुरू हुआ? जी, तो ये मामला जुड़ा है महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक गांव अगाशे से। वहां की एक जमीन है करीब 1.5 हेक्टेयर की। सर्वे नंबर वगैरह भी जजमेंट में है। अच्छा। शिकायत करता है विकास नरसिम वर्तक। उन्होंने 26 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज कराई। उनका कहना था कि उनके पिता नरसिंह गोविंद वर्तक, जिनकी मौत 1978 में हो गई थी, और उनके चाचाओं की जमीन थी। अच्छा, पिता और चाचाओं की। हाँ, कुछ चाचा भी गुजर चुके थे, एक जीवित थे, और साथ में एक शाह परिवार भी था। मतलब ये एक मिली-जुली जमीन थी। ओके। और आरोप ये था कि इस जमीन को धोखाधड़ी से बेच दिया गया। धोखाधड़ी से? लेकिन कैसे? यहीं पर मामला शायद थोड़ा पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, यहीं से थोड़ी, जैसा आपने कहा, फिल्मी कहानी शुरू होती है। आरोप है कि 1996 में, यानी मालिकों की मौत के काफी बाद। जी हाँ, काफी बाद, तब उनके नाम पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब मुख्तारनामे तैयार किए गए। अरे मतलब मरे हुए लोगों के नाम पर। जी। एक पावर ऑफ अटॉर्नी वर्तकों की तरफ से विजय अनंत पाटिल A2 के नाम पर बनी, और दूसरी शाह परिवार की तरफ से राजेश कामत A3 के नाम पर। कमाल है, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? खैर, आरोप तो यही है। और फिर इन्हीं फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 18 मई 1996 को A2 और A3 ने ये जमीन महेश यशवंत भोयर A1 को बेच दी। कीमत थी 8 लाख रुपए। और फिर सरकारी रिकॉर्ड, जाहिर है जमीन बिकी तो नाम भी बदला होगा। हाँ बिल्कुल, इसी बिक्री के आधार पर 1996 में ही म्यूटेशन एंट्रीज हुई। नंबर थे 15,177 और 15,180। म्यूटेशन एंट्री मतलब जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलना, जैसे प्रॉपर्टी के कागजात में अपडेट करना। अच्छा, अब आते हैं इस केस के अपीलकर्ताओं पर। अन्ना वामन भालेराव और दूसरे, ये कौन थे और इनका क्या रोल था इसमें? जी, ये दोनों लोग, जिन्हें बाद में अभियुक्त संख्या 5A5 और 6A6 बनाया गया, उस वक्त यानी 1996 में महाराष्ट्र रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। ओह, सरकारी अधिकारी थे। हाँ, एक सर्कल ऑफिसर थे और दूसरे तलाठी। ये वो अधिकारी होते हैं जो जमीन के रिकॉर्ड्स वगैरह देखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर में शुरू में इनका नाम नहीं था। तो बाद में इन पे आरोप क्या लगा? सीधे धोखाधड़ी का? सीधे धोखाधड़ी का नहीं, आरोप लगा कि इन्होंने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग किया। कहा गया कि भाई, जब ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन ट्रांसफर हो रही थी, तो इन्होंने म्यूटेशन एंट्रीज को प्रमाणित करने में या तो लापरवाही बरती या आंख मूंद ली। मतलब मिली भगत का शक। हाँ, इशारा उसी तरफ था कि इनकी वजह से ये अवैध ट्रांसफर मुमकिन हो पाया। ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं थी। समझ गया। तो जब जांच इन तक पहुंची, तो इन्होंने फिर अग्रिम जमानत के लिए कोशिश की होगी, गिरफ्तारी से बचने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। पहले गए सेशन कोर्ट वसई में, वहां कुछ समय के लिए अंतरिम राहत मिली, लेकिन फिर अर्जी खारिज हो गई जून 2019 में। फिर वो गए बॉम्बे हाई कोर्ट, और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। देरी। हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट में इनकी अग्रिम जमानत की याचिकाएं दायर हुई 2019 में। उन्हें बीच बीच में अंतरिम संरक्षण मिलता रहा, मतलब गिरफ्तारी पर रोक। हाँ। लेकिन फाइनल फैसला आने में लगभग 6 साल लग गए। 6 साल सिर्फ अग्रिम जमानत की अर्जी पर? ये तो बहुत ही ज्यादा है। यकीनन। आखिरकार 4 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। बाप रे। हालांकि उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट में इन अधिकारियों ने अपने बचाव में क्या दलीलें दी? कई बातें कही उन्होंने। पहली तो ये कि एफआईआर में उनका नाम शुरू में था ही नहीं। दूसरा कि उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी। जो रजिस्टर्ड सेल डीड उनके सामने आई, वो पहली नजर में तो ठीक ही लग रही थी। उनका कहना था कि वो कोई जासूस नहीं है कि हर दस्तावेज की तह तक जाएं। कुछ ऐसा ही। और ये भी कि फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी या सेल डीड बनाने में उनका कोई हाथ नहीं था। ना ही A1 यानी जिसे जमीन मिली, उससे उनका कोई कनेक्शन था। और कोई निजी फायदे का आरोप भी नहीं था। नहीं, उन पर बेईमानी या निजी लाभ का कोई आरोप नहीं था। कहा कि ज्यादा से ज्यादा ये काम में एक चूक मानी जा सकती है, कोई अपराध नहीं। आईपीसी की धाराओं पर भी कुछ कहा होगा। हाँ,
कहा कि आईपीसी 420 यानी धोखाधड़ी या 463, 467, 468 जो जालसाजी से जुड़ी हैं, उनके तत्व ही नहीं बनते, क्योंकि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, न ही उन्हें इस जालसाजी की जानकारी थी। एक और बहुत अहम पॉइंट उठाया था उन्होंने उन म्यूटेशन एंट्रीज के बारे में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ। उन्होंने बताया कि जिन म्यूटेशन एंट्रीज 1517 और 1518 को प्रमाणित करने का उन पर आरोप है, वो तो बहुत पहले ही 30 सितंबर 1998 को एक सीनियर ऑफिसर ने रद्द कर दी थीं। अच्छा, रद्द कर दी थीं। सब डिविजनल ऑफिसर भिवंडी ने। जी, तो उनका तर्क था कि जब वो गलत एंट्री रिकॉर्ड से हट ही रही, तो उसका कोई असर ही नहीं बचा। तो फिर 20 साल बाद इस पर केस क्यों? ये तो सोचने वाली बात है। और एफआईआर में जो इतनी देरी हुई उस पर क्या कहा? घटना 96 की, एफआईआर 2019 में। इस पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। कहा कि ये 20 साल से ज्यादा की देरी है और इसका कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है। शिकायतकर्ता तो को 1998 से पता था कि एंट्री रद्द हो गई है, फिर वो इतने साल चुप क्यों रहे? और ये देरी उनके बचाव के अधिकार को बुरी तरह प्रभावित करती है। सबूत, गवाह सब धुंधले पड़ जाते हैं इतने वक्त में। उन्होंने हिरासत में पूछताछ पर भी सवाल उठाया होगा। बिल्कुल। कहा कि सारा मामला तो दस्तावेजों पर आधारित है। वे रिटायर्ड सरकारी अफसर हैं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो कस्टोडियल इंटरोगेशन क्यों? वे जांच में सहयोग करने को तैयार है। और किसी पुराने केस का हवाला दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ही सिद्धराम सतलिंगप्पा मेहत्रे केस 2011 का जिक्र किया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अग्रिम जमानत का मकसद ही व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करना है। ठीक है। अब दूसरी तरफ राज्य सरकार यानी प्रोसिक्यूशन का क्या कहना था? राज्य सरकार ने कहा कि मामला इतना सीधा नहीं है। A1 जो है वो साफ तौर पर धोखाधड़ी का लाभार्थी है। और ये अपीलकर्ता A5, A6 जो सरकारी अफसर थे, इन्होंने अपने कानूनी कर्तव्यों को नजरअंदाज किया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, मिलीभगत हो सकती है, नहीं किया। तो मामला फंसा हुआ था, एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ शक। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला दिया अग्रिम जमानत पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। अच्छा, क्यों? कोर्ट ने माना कि पहली नजर में तो यही लगता है कि पावर ऑफ अटर्नी मालिकों की मौत के बाद बनी, सेल डीड में गड़बड़ी है और A1 को फायदा हुआ है। और कोर्ट ने यह भी माना कि इन अधिकारियों ने कथित तौर पर अपने कर्तव्य सही से नहीं निभाए। लेकिन वो म्यूटेशन एंट्री रद्द होने वाली बात और एफआईआर में देरी का क्या हुआ? कोर्ट ने उन पर भी विचार किया। कहा कि एंट्री 1998 में रद्द हो गई, ठीक है, लेकिन इससे 1996 में जो कथित गड़बड़ी हुई उसमें उनकी भूमिका खत्म नहीं हो जाती। और देरी? देरी के बारे में कोर्ट ने माना कि देरी तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आरोपों की गंभीरता, सरकारी पद के कथित दुरुपयोग को देखते हुए और हाईकोर्ट का ये मानना कि हिरासत में पूछताछ जरूरी हो सकती है, इन सब को देखते हुए सिर्फ देरी के आधार पर अग्रिम जमानत देना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने भी कहा कि दस्तावेजी मामलों में भी कभी-कभी कस्टडी जरूरी हो सकती है। हाँ, कहा कि पूरी साजिश का पता लगाने, पैसे के लेन देन को समझने या सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, और वो जांच में सहयोग ना करने वाले आरोप पर भी कोर्ट ने ध्यान दिया। तो अग्रिम जमानत नहीं मिली, लेकिन उन्हें रेगुलर बेल का रास्ता खुला रखा। जी बिल्कुल। कोर्ट ने साफ किया कि वो चाहे तो गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अर्जी दे सकते हैं और उस पर कानून के मुताबिक विचार होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ केस का एक पहलू। लेकिन जैसा हम शुरू में कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल मुद्दा तो अब आया, वो 6 साल की देरी वाला। हाँ, हाई कोर्ट में जमानत अर्जी का इतने साल पेंडिंग रहना। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही गहरी चिंता जताई, कह सकते हैं एक तरह से नाराजगी जाहिर की। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ कहा कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामले, खासकर जमानत और अग्रिम जमानत, सालों साल लटके रहें। भले ही अंतरिम राहत मिली हो। हाँ, भले ही अंतरिम राहत मिली हो, क्योंकि फैसला ना होना ये अपने आप में एक सजा जैसा है। आवेदक के सिर पर तलवार लटकी रहती है। कोर्ट ने कोई पुराने फैसलों का जिक्र किया इस बारे में? हाँ, कई सारे, जैसे निकेश ताराचंद शाह के इसका जिक्र किया, जिसमें आज़ादी के महत्व पर जोर दिया गया था। और सबसे अहम सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI 2022 केस का हवाला दिया। हाँ, ये तो बहुत चर्चित केस है जमानत पर। जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि सामान्य जमानत अर्जी 2 हफ्ते में और अग्रिम जमानत 6 हफ्ते में निपट जानी चाहिए। 6 हफ्ते
और यहाँ 6 साल लगे। हाँ, सोचिए जरा, कोर्ट ने राजांती देवी केस का भी जिक्र किया, जहां फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाने में लगभग 1 साल की देरी हुई थी, जिस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। अशोक बलवंत पाटिल केस का उदाहरण दिया, जहां अग्रिम जमानत अर्जी 4 साल से ज्यादा पेंडिंग थी। बाप रे। कोर्ट ने कहा कि जमानत देना या न देना ये तथ्यों पर आधारित फैसला है, इसे बेवजह टालना न्याय के ही खिलाफ है। और अग्रिम जमानत के मकसद पर भी कुछ कहा? हाँ, धनराज असवानी केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया कि अग्रिम जमानत धारा 438 सीआरपीसी का मकसद ही लोगों को बेवजह की गिरफ्तारी और अपमान से बचाना है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। गुरबख्श सिंह सिब्बिया जैसे ऐतिहासिक केस का भी जिक्र किया। मतलब सार यही था कि जमानत याचिकाओं को तेजी से निपटाना अदालतों का संवैधानिक कर्तव्य है। तो सिर्फ चिंता जताकर नहीं छोड़ा, कुछ ठोस निर्देश भी दिए। हाँ, और यही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है शायद। कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स के लिए कुछ बहुत स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। क्या है वो निर्देश? पहला, कि सभी हाई कोर्ट्स ये पक्का करें कि उनके यहाँ और निचली अदालतों में जमानत और अग्रिम जमानत की अर्जियां तेजी से निपटाई जाएं, आइडियली 2 महीने के अंदर फैसला हो। 2 महीने? हाँ, वो 6 हफ्ते वाली गाइडलाइन को अब 2 महीने कर दिया। हाँ, मतलब एक टाइम फ्रेम दिया है। दूसरा, हाईकोर्ट निचली अदालतों को एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस दें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों को प्रायोरिटी दें और बेवजह सुनवाई ना टालें। ठीक है। तीसरा, जांच एजेंसी से भी कहा गया कि जिन मामलों में जांच सालों से अटकी है, उन्हें तेजी से पूरा करें। ये भी जरूरी है। चौथा, हाई कोर्ट्स को जमानत अर्जियों की पेंडेंसी से निपटने के लिए कोई सिस्टम बनाना होगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोगों के मौलिक अधिकार पर असर डालता है। और पांचवा, कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को कहा कि इस फैसले की कॉपी फौरन सभी हाई कोर्ट्स को भेजो ताकि इस पर अमल हो सके। तो ये तो बहुत कड़े निर्देश हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है कि अब इस मामले में ढिलाई नहीं चलेगी। बिल्कुल, संदेश एकदम क्लियर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सिर्फ इस केस का फैसला नहीं, पूरी न्याय व्यवस्था के लिए एक तरह को वेकअप कॉल है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये केस हमें 2 बड़ी बातें सिखाता है। एक तो ये कि कैसे सालों पुरानी कोई प्रशासनिक गड़बड़ी या कथित मिलीभगत भी बाद में गंभीर आपराधिक आरोपों का रूप ले सकती है। जी, और दूसरा, शायद ज्यादा जरूरी, कि न्याय में देरी, खासकर जमानत जैसे मामलों में जहां किसी की आजादी दांव पर हो, वो अपने आप में अन्याय है और इसे रोकना ही होगा। हाँ, और यहीं पर एक सवाल भी उठता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। देखिए, एक तरफ तेजी से जमानत याचिकाओं का निपटारा जरूरी है स्वतंत्रता के लिए। हाँ। दूसरी तरफ इस तरह के जटिल मामले जिनमें पुरानी घटनाएं हो, धोखाधड़ी हो, कई लोग शामिल हों, सरकारी रिकॉर्ड्स हों, उनमें गहराई से जांच भी तो जरूरी है ताकि सच सामने आए। सही बात है। तो क्या ये जो तेजी की जरूरत है, ये कभी-कभी मामले की पूरी जांच और सच्चाई तक पहुंचने की प्रक्रिया से समझौता कर सकती है? या फिर मामला कितना भी जटिल क्यों ना हो, किसी की आजादी पर फैसला देने में सालों लगा देना, क्या ये अपने आप में ही न्याय से इनकार नहीं है? ये संतुलन साधना वाकई एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, शायद हमारी न्याय व्यवस्था के सामने ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।